Good morning, children. So till now we discussed that how these revolutionaries in 1848 they demanded certain things like they wanted nation state, a constitution, freedom of press and freedom of association, right? So we were looking about the example of Germany, right? कि हम जर्मनी में देखेंगे कि जर्मनी के लोगों ने किस तरह से रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइज किया और कैसे जर्मनी को यूनिफाई किया, राइट? सो चलिए चलते हैं जर्मनी की ओर। सो जर्मनी आपको पता होगा कि फ्रांस के ईस्ट साइड में है, ठीक है। आपको मैप अगर नहीं पता तो लेट मी शो यू द मैप। ओके, सो दिस इज होल पार्ट ऑफ जर्मनी। ये वाला देखो बाहर वाला जो है, रफली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये पूरा क्या है, जर्मन कॉन्फेडरेशन था, राइट? So during the time of 1848, this Germany was the whole German region। यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे वो जर्मन बोलते थे, और ये पूरी की पूरी जर्मनी चार अलग अलग कंट्री के साथ डिवाइडेड थी। कुछ पार्ट पर्सिया के पास था, कुछ ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ फ्रांस के पास था, राइट? ठीक है। सो इस तरह से जर्मनी का जो भाग था वो अलग अलग लोगों के पास था, अलग अलग किंग के पास था। जर्मन के लोगों ने कहा कि नो, वी डोंट वांट टू बी सेपरेटेड बाय डिफरेंट मोनार्क, वी वांट टू बी वन नेशन, राइट? सो कौन कौन सी कंट्री थी जहां पर जर्मन, जिसके पास जर्मन रीजन थे? पहला ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस एंड पर्सिया। इन चारों के पास जर्मनी के छोटे छोटे पार्ट्स थे, राइट? सो व्हाट हैपेंड इन 1848? जर्मनी में सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ। द फर्स्ट अटेम्प्ट हैपेंड टू यूनिफाई द जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए पहला अटेम्प्ट हुआ। व्हाई आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट अटेम्प्ट? बिकॉज पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, राइट? सेकेंड अटेम्प्ट में जर्मनी जो है यूनिफाइड हुआ। तो हम पहले फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में देखेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ। सो इन जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो भी जर्मन रीजन में पॉलिटिकल एसोसिएशन थे जिनके मेंबर्स मिडिल क्लास पीपल थे, जैसे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ठीक है, आर्टिसियंस, ठीक है, जो बिग आर्टिसियंस थे, दे केम टुगेदर, वो सभी लोग एक साथ आए एक जगह पर, ठीक है। उस जगह का नाम था सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट नाम का एक सिटी है जर्मन रीजन में। यहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए और इन सभी लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक जर्मन जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा था कि लोगों ने फ्रांस में एक नेशनल असेंबली बनाई थी, उसी तरह जर्मनी के लोगों ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, वोटिंग के थ्रू, ठीक है, जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन वो वोट करेंगे और वोटिंग के थ्रू हम जर्मनी का एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, ठीक है। वोटिंग हुई और 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए थे, राइट? और ये सभी इकट्ठे हुए द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ठीक है। सेंट पॉल नाम का एक चर्च है, कहां पर? फ्रैंकफर्ट सिटी में, ठीक है। तो ये जो इकट्ठे हुए इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। एक जगह इकट्ठे होने के बाद दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मनी के लिए, राइट? और इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या लिखा कि दिस कंट्री जर्मनी विल बी हेडेड बाय अ मोनार्क, ठीक है, कोई एक मोनार्क इसको हेड करेगा, बट दिस विल बी सब्जेक्टेड टू अ लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब कि जो मोनार्की होगा, जो किंग होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा और पार्लियामेंट के सजेशन पे कोई भी डिसीजन लेगा, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया, राइट? तो अब क्वेश्चन आया कि किंग बनेगा कौन? हु विल बिकम बी द किंग ऑफ जर्मनी, राइट? सो उन्होंने फेडरिक विलियम फोर को ये ऑफर दिया, ठीक है। ये कहाँ का किंग था? ये पर्सिया का किंग था। देखो यहाँ पर चार कंट्री हैं, चार के पास चार रीजन था। इन्होंने पर्सिया को ये ऑफर दिया कि आप क्या करो, ये पूरा जर्मन रीजन का किंग बन जाओ, ठीक है,
और पार्लियामेंट के सजेशन के अकॉर्डिंग और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, राइट। लेकिन जो किंग ऑफ पर्सिया था फेडरिक विलियम फोर, ये डर गया। क्यों डर गया? इनको इन तीनों का डर लग रहा था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, कि अगर मैं किंग बन जाता हूं तो हो सकता है कि ये तीनों कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर दे। दैट्स व्हाई he rejected the idea of this national जनरल नेशनल असेंबली एंड he joined other monarch, वो दूसरे मोनार्क को ज्वाइन कर लिया टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। ये जो 831 मेंबर को इलेक्ट किया गया था इसको अपोज करने लगा ये चारों मिलके, राइट और नॉट। सो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ? क्या ये असेंबली सक्सेसफुल हो पाई? नो, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? इसके कुछ रीजंस थे, राइट। सबसे पहला रीजन क्या था कि जो अपोजिशन थे, ठीक है, जो कंट्रीज थी ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, राइट, रसिया या फ्रांस, ये यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, राइट। वहाँ की मिलिट्री भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो वो उन्होंने उनको सप्रेस कर दिया। पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास। देखो जो 831 मेंबर, 831 मेंबर्स जो इलेक्ट हुए थे, ये सारे मेंबर्स कहाँ से बिलोंग करते थे? मिडिल क्लास से, राइट। और ये मिडिल क्लास पीपल जो थे, दे वर नॉट वेरी मच लिबरल टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसियंस। जो छोटे छोटे आर्टिसियंस थे, वर्कर्स थे, उनका जो डिमांड था वो ये लोग नहीं देख रहे थे ध्यान से। क्योंकि यू नो कि यहाँ पर भी 1848 में भी जो ये मिडिल क्लास पीपल थे, दे वांटेड टू गिव ओनली वोटिंग राइट्स टू द मिडिल क्लास पीपल और दोज हु आर पेइंग टैक्सेस, राइट। सो अगर डिमांड्स ऑफ वर्कर्स आप फुलफिल नहीं करोगे, लोगों का डिमांड नहीं मानोगे, जो कॉमन पीपल है उनका डिमांड नहीं मानोगे, तो क्या होगा? ये लोग सपोर्ट करेंगे नेशनल असेंबली को? नहीं करेंगे। तो अगर ये 831 मेंबर्स अगर किसी जगह पर रिवोल्ट करने के लिए भी बुलाते थे तो लोग नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि उनका डिमांड फुलफिल नहीं हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन अनदर इशू वाज द पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन। ये जो लिबरल्स थे, ये जो 831 मेंबर्स थे या फिर जो भी लिबरल्स थे यूरोप के, वो वुमेन को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे, पॉलिटिकल राइट नहीं देना चाहते थे, राइट और नॉट। ये जो वुमेन है, ये इन्होंने कई सारे सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए थे और दे वर डिमांडिंग वोटिंग राइट सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी समय से ये लोग मांग रहे थे, कई जगह रैलीज भी की थी इन्होंने, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं मिल रहा था, कोई भी लिबरल्स देना नहीं चाहते थे, तो वुमेन का भी सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जर्मन यूनिफिकेशन का, ये फेल हो गया। एंड लास्टली व्हाट हैपेंड, जो मोनार्क्स थे उन्होंने ट्रूप्स बुलाए, आर्मी को बुलाया और असेंबली को डिसबैंड कर दिया, ठीक है। जितने भी मेंबर्स थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, राइट और नॉट। सो सारा का सारा ये जो असेंबली था ये बिल्कुल खत्म हो गया। एक टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है ये याद रखना, टर्म्स में क्वेश्चन आ सकता है। अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर। सिंपली मीन्स कि वुमेन को वुमेन्स के राइट के ऊपर अवेयर करना और उनको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी दिलाना, इसी को फेमिनिस्ट कहते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। एक पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये सेंट पॉल चर्च है, राइट। यहाँ पर सारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, ऑल दीज 831 रिप्रेजेंटेटिव, दे आर सिटिंग ओवर हियर। और ऊपर में देखो ये वुमेन्स हैं जो कि गैलरी से देख रही है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। सो यू कैन से कि वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं मिला था, राइट। ऊपर वाले पार्ट में ये देखो, ये एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ जर्मीनिया, राइट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। ये क्या था, जिस तरह फ्रांस में एक पर्सोनिफिकेशन किया गया था, एक मूर्ति बनाई गई थी फ्रांस की, उसी तरह एक लेडी को जर्मेनिया का रूप दिया गया था, दैट मीन्स जर्मन, जर्मनी, राइट। जिस तरह हम भारत माता बोलते हैं उसी तरह जर्मेनिया, राइट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट,
सो व्हाट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1848, राइट? जो पूरे यूरोप में जो रिवोल्ट्स हुए अलग अलग जगह पर, उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो कंजर्वेटिव्स थे, जो किंग थे, उन्होंने सारे रिवोल्ट को लगभग सप्रेस कर दिया, ठीक है? कुछ रिवोल्ट सक्सेसफुल भी हुए, राइट? फॉर एग्जांपल ग्रीस का एग्जांपल ले लो, वहां पर रिवोल्ट सक्सेसफुल हुआ, राइट? लेकिन मोस्टली जो है वो वहां पर रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया, राइट? लेकिन सप्रेस तो हो गया, लेकिन इसका फायदा भी हुआ। रिवोल्ट का क्या फायदा हुआ? अब जो है मोनार्क को ये लगने लगा था कि हम लोगों को दबा नहीं सकते, ठीक है? वी कैन नॉट रिप्रेस द पीपल, राइट और नॉट? अगर हम रिप्रेस करेंगे तो ये साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब बार बार रिवॉल्यूशन होता रहेगा हमारे कंट्री में। दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू ग्रांट सम कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर रिवॉल्यूशन को कम करना है तो थोड़ा थोड़ा कंसेशन देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा कंसेशन देने का मतलब लिबरल्स जो डिमांड कर रहे थे वो सारे डिमांड्स पूरी नहीं करना, बल्कि कुछ कुछ डिमांड्स, ठीक है, पूरी कर दें ताकि उनको शांत किया जा सके। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हो आप? अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखो, मान लेते हैं कि अगर आपको एक मोबाइल फोन चाहिए, राइट? टेक एन एग्जांपल कि आपको एक मोबाइल फोन पसंद आया जिसका कॉस्ट 15,000 रुपीज है। आपने पेरेंट्स को बोला इस बर्थडे में मुझे ये मोबाइल फोन चाहिए, राइट? टेक एन एग्जांपल, वो मोबाइल फोन था रेडमी का नोट 8 प्रो, राइट? तो आपके पेरेंट्स ने बोला ठीक है मैं दिलाऊंगा। आपका बर्थडे आ गया, आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल फोन नहीं दिलाया, राइट? तो आप क्या करने लगे? रिवोल्ट करने लगे। आप भूखे बैठ गए घर में, खाना नहीं खाना है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में आपके पेरेंट्स ने क्या किया? आपको रेडमी का नोट 8 प्रो ना दे करके रेडमी का नोट 5 दिया, राइट? जिसका कॉस्ट कितना है? 8,000 रुपीज। सो आपके पेरेंट्स ने डिमांड माना, राइट? लेकिन वो डिमांड नहीं माना जिसको कि आप डिमांड कर रहे थे। आपको 15,000 का मोबाइल फोन चाहिए था, आपको मिला कितना? 8,000। लेकिन फिर भी अगर आपको 8,000 का भी मिलेगा तो आपका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा, राइट और नॉट? सो द सेम टेक्निक अडॉप्टेड बाय द मोनार्क पीपल। उन्होंने कहा कि सारे डिमांड्स नहीं फुलफिल करने हैं, थोड़ा सा कंसेशन दे दो ताकि लोग रिवॉल्यूशन ना करें, राइट? ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा कंसेशन दिया। क्या कंसेशन दिया वो आपको डिटेल में जानकारी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह का रिफॉर्म्स, कुछ रिफॉर्म्स किए गए। लाइक सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे जो कि वेस्टर्न यूरोप में पहले ही आ गया था नेपोलियन के समय में। जैसे सर्फडम को अबॉलिश कर दिया गया, राइट? बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया गया, ठीक है? देन कुछ ऑटोनॉमी ग्रांट किए गए, लोकल प्रोविंस को, लोगों को आजादी दी गई, ठीक है? तो इस तरह के कुछ कंसेशन लोगों को दिए गए, राइट? सो कहां कहां पर? हब्सबर्ग एम्पायर, रशिया, राइट? अब हम बात करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। दूसरी बार यूनिफिकेशन का क्या अटेम्प्ट हुआ, राइट? देखो ये था, इसके पहले जो हमने बात की वो कब का बात था? 1848 का, राइट? 1848 का, राइट? कौन था वहां पर? पर्सिया का किंग कौन था? विल्हेम फोर वाज द किंग ऑफ पर्सिया एट दैट टाइम, 1848 में। लगभग 15 ईयर्स के बाद, सॉरी 13 ईयर्स के बाद, ऑन 2 जनवरी 1861 पर्सिया का रूलर चेंज हो गया। नया रूलर जो था वो कौन था? कैसर विलियम फर्स्ट, ठीक है? जब ये लीडरशिप में आया तो इसने एक मूवमेंट उठाया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना जर्मनी को, जर्मन रीजन को यूनिफाई किया जाए, ठीक है? ये जो कैसर विलियम फर्स्ट था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर था। ये कंट्री को यूनिफाई करना देखना चाहता था। वो चाहता था कि मेरा टेरिटरी थोड़ा और बड़ा हो जाए, राइट? सो कैसर विलियम फर्स्ट ने अपने वहां पर एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। सो दिखाता हूं मैं आपको पिक्चर पहले, फिर हम देखेंगे। सो यू कैन सी दिस इज कैसर एंड दिस इज ऑटो वॉन बिस्मार्क, राइट? सो ये राजा था, इसने एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क।
सो ये जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था ये काफी ज्यादा एम्बिशियस पर्सन था और काफी ज्यादा हिम्मती और ब्रेव पर्सन था। इसने क्या किया, ही फॉट वॉर विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ठीक है, 7 साल तक लगभग लड़ाई लड़ी इन तीनों के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ एंड फ्रांस के साथ। लड़ाई के साथ साथ इन्होंने अपना ब्यूरोक्रेसी भी दिखाया, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम कहते हैं कि बातचीत करना, ट्रीटी साइन करना, आर्मी के साथ लड़ाई करना, ट्रीटी साइन करना, ये सब कुछ लगा के इसने लास्टली क्या किया, पूरा का पूरा जर्मन रीजन को यूनिफाई कर लिया। सो फाइनली ऑन 18th January 1871 व्हाट हैपेंड, एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई जहां पर कि काफी सारे आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, ये सभी लोग आए हुए थे, जहां पर कि ऑटोमन बिस्मार्क भी था। ये असेंबली कहां पर हुई थी, द हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सिलिस। ठीक है, हॉल ऑफ मिरर्स ये हॉल का नाम है। ठीक है, बेसिकली इसका नाम हॉल ऑफ मिरर इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मिरर्स लगे हुए थे और यहीं पर जर्मन एम्पायर का एक नया किंग बनाया गया, जिसका नाम था कैसर विलियम फर्स्ट। सो सेम थिंग, कैसर विलियम फर्स्ट ने अपने आप को क्या बना दिया, जर्मन का हेड बना दिया, राइट। और जैसे ही वो वहां का हेड बना, द स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। सो जैसे ही कैसर विलियम वहां का किंग बना, उसने कई सारे मॉडर्नाइजेशन किए, जैसे करेंसी को रिफॉर्म किया, करेंसी, नए करेंसी लेके आया, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, इन सभी को मॉडर्नाइज किया, इन सभी को रिफॉर्म किया, राइट। एंड लेटर ऑन जो पर्सिया ने मेजर्स उठाए थे वो बाकी के जगह के लिए क्या बन गया, एक मॉडल बन गया। ठीक है, सो अब क्वेश्चन आता है कि पहला अटेम्प्ट जो हुआ था वो दूसरे अटेम्प्ट से डिफरेंट कैसे था। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड अटेम्प्ट। सो ये आपको सोचना है। ठीक है, सो शुड आई टेल यू, ओके मैं ही बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ था ये लोगों के द्वारा हुआ था, राइट और नॉट, द पीपल कम टुगेदर टू यूनिफाई द जर्मनी, राइट और नॉट। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट जो हुआ था वो क्या पीपल ने किया था, नहीं, इट वाज डन बाय द किंग, राइट और नॉट। ठीक है, आर्मी ने इसको क्या किया था, यूनिफाई किया था। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ था वो रिवॉल्यूशन था, राइट। और यहाँ पर जो हुआ था ये क्या था, विद द हेल्प ऑफ आर्मी ही वांट टू यूनिफाई, राइट। सो इसी तरह जर्मनी का एग्जांपल, एक और एग्जांपल इटली का है। इटली में भी आप देखोगे कि लोगों ने रिवॉल्यूशन के साथ साथ स्टेट ने भी हेल्प किया था। ठीक है, दैट मीन्स कंट्री के जो हेड थे उन्होंने भी हेल्प किया था। सो यू कैन सी हियर, दिस इज हॉल ऑफ मिरर एट वर्सिलिस, राइट। सो यहाँ पर देखो कई सारे मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, सामने कैसर विलियम है ये वाला, राइट। ओके, सो ये पेंटिंग बनाया गया था कब, 1885 में बनाया गया था, जब बिस्मार्क 70 इयर्स का हो चुका था, राइट। ओके, देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।